भारतीय लोक प्रशासन। टॉपिक है हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन, और एक टॉपिक इसके साथ में है नौकरशाही। दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी के सिलेबस में ये नहीं लिखा होता है। यदि आपके सिलेबस में केवल ब्यूरोक्रेसी लिखा है, ओके, और उसके आलोचक लिखा है, तो आपको केवल जैसे नौकरशाही की सिद्धांत आपके सिलेबस में लिखा है, तो आपको केवल मैक्स पेपर देखना है और इसके साथ में उनको जो क्रिटिसाइज करते हैं वो आपको पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में ये सब लिखा है कि नौकरशाही की भर्ती कैसे होती है, नौकरशाही की जगह लोक सेवा नाम भी आपको मिल सकता है, लोक सेवा के अधिकारी, ओके, लोक सेवा। इनमें आपको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होता है उनका, उसके अलावा उसका ट्रेनिंग किस प्रकार से होता है, उनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एथिक्स क्या होता है। यदि आपके सिलेबस में ये दे रखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी नेट वालों के लिए ये वीडियो कोई काम अभी नहीं आने वाला, इसको स्किप कीजिए आप। नेट वालों को केवल ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है और ब्यूरोक्रेसी के साथ में ही ये वाला जो पॉइंट है इसको वो पढ़ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। बाकी DSSS की जो स्टूडेंट है उसको ये पूरा पढ़ना होगा। 4 से 5 या 5 घंटे के आसपास जो क्लास रहेगी, इसमें एक पार्ट में हम केवल ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, उसके आलोचक, कौन-कौन सी नौकरशाही होती है, उनका वो कैसे आया, ओके, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, चीन के अंतर्गत कौन सी नौकरशाही है, ब्रिटेन के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत नौकरशाही किस प्रकार से, वो हम एक अलग क्लास में देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो केवल कार्मिक प्रशासन के ऊपर रहेगी। लोक सेवा के अधिकारी कैसे काम करते हैं, लोक सेवा क्या होता है, उसकी डीमेरिट क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद में हम नौकरशाही के अंतर्गत जो भर्ती होती है कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कैसे किया जाता है, उसके कौन-कौन से नियम होते हैं, कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो भर्ती सबसे पहले आप देखते हैं, भर्ती की जाती है। उसके बाद में आप देखोगे कि उसके बाद में उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा, जो भी उनको काम करवाना है उनके उनके अनुसार, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआत में कॉमन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में अलग-अलग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आईपीएस हो गया, उनकी अलग ट्रेनिंग हो जाएगी, आईएएस की अलग हो जाएगी। शुरुआत में कॉमन होती है, उसके बाद में अलग-अलग हो जाएगी। उसके बाद में प्रमोशन के नियम क्या होते हैं, कैसे प्रमोशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और प्रशासन के अंतर्गत सच्चरित्रता, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स की इसमें बात की जाएगी, मोरालिटी की इसमें बात की जाएगी। नीचे वाला जो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी के काम, उसका महत्व है, इसमें कमिटमेंट, न्यूट्रलिटी, निर्वाचन पद्धतियां, समस्याएं, समाधान, ये सब हमें पढ़ना है। तो ये अलग टॉपिक है, ये 2 घंटे का अलग क्लास है जो कि आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है। पब्लिक एड का कोई कोर्स लेना चाहता है नेट के लिए या किसी अदर एग्जाम के लिए, यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए या दिल्ली के लिए, वो अलग से आपको ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर नौकरशाही के कार्य, महत्व, प्रतिबद्धता और तटस्थता, ये आपको केवल और केवल इसमें नेट वाले में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कमिटमेंट, न्यूट्रलिटी वाला भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस अभी जो नए सिलेबस में आ रहे हैं, वो सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें केवल आपको मेन फोकस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रखना है कि मैक्स वेबर का क्या है, मैक्स वेबर का कंप्लीट जो कंसेप्ट वो आपको इसमें देखना होता है, और उसके आलोचक कौन-कौन से हैं। ये जो टॉपिक है, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, कार्मिक प्रशासन, ये सब कार्मिक प्रशासन का ही भाग है। ये हो गया, ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, ये पूरा कार्मिक प्रशासन का ही भाग है। और एक एग्जाम का एनालिसिस किया था मैंने हाल ही में, यूपी पीजीटी वाला, उसमें 9 8 ऐसे क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी लगभग 7% क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है एग्जाम का, तो यही टॉपिक है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम डिटेल से देखेंगे। उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आएगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से, यदि 8-9 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है वहां से मिल जाएगा, ओके। बाकी आपको एक क्वेश्चन के लिए अपना दिमाग लगाना होगा, या कोई फैक्ट आ सकता है, उसका कुछ कह नहीं सकते, ओके। लेकिन 10 में से यदि 8-9 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ये क्लासेस देखने के बाद में। चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है, कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है। कार्मिक प्रशासन जो अभी हमने देखा वही है कि इसके अंतर्गत जो भर्ती है, भर्ती की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ओके।
कार्मिकों की भर्ती की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए हमें देखना है। उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है, ओके, ट्रेनिंग हमें देखना होता है, उसको क्या काम देना है, कौन से अधिकारों को क्या काम देना है, ये हमें देखना होता है। अ, उनसे जुड़ी जितनी भी एक्टिविटी होती है, उनको हमें नियोजन करना है, उसको हमें प्लान करना होगा, उनको हमें कंट्रोल करना होगा, उनको हमें ऑर्गनाइज़्ड भी करना होगा और यदि उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनके समस्या का समाधान भी हमें करना होगा। जो भी समस्याएँ आती है, उसका समाधान करना होगा, ऑर्गनाइज़्ड करना होगा, कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, भर्ती ये सब कैसा होना चाहिए, प्रमोशन के क्या नियम होना चाहिए, ये सब क्या है? यही तो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके? आगे देखिए, नोट कर सकते हो इसको अच्छे से, जो फर्स्ट एआरसी आया था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, प्रथम प्रशासनिक आयोग, इसने ये सिफारिश किया था कि इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, कार्मिक प्रशासन विभाग होना चाहिए। ये बात किसने किया, रिकमेंड किसने किया, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 1966 में। मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, लोक सेवा क्या होता है। तो लोक सेवा एक सामान्य से अर्थ है कि आप देखोगे एक किसी भी स्टेट के अंतर्गत या देश के अंतर्गत 2 प्रकार की सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। 2 प्रकार की सर्विस आपको देखने को मिलता है। पहला, सैनिक हो सकता है, मिलिट्री से जुड़ा हो सकता है, पुलिस हो सकता है, आर्मी हो सकता है, ये क्या सैनिक सेवा होती है। ओके, मैन इसमें मिलिट्री आप ले लीजिए सैनिक वाला। दूसरा होता है असैनिक, तो असैनिक के अंतर्गत ही हम लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। तो ये लोक सेवा का संबंध किसके किसके साथ में, राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखा से, यानी ये लोग सैनिक नहीं होते और मिलिट्री के अलावा जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है जो कि प्रशासन के साथ में जुड़े हैं, वो इसी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में आते हैं। आगे इसमें देखिए स्टेटमेंट है जो कि आ चुका है एग्जाम में, यूपी के अंतर्गत आ चुका है, तो अदर स्टेट वालों के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही सकता है फिर। फाइनल का स्टेटमेंट है ये कि लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, स्थायी होते हैं, उनको वेतन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, ये परमानेंट भी होते हैं और एफिशिएंसी भी आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर से समझिए, ये प्रोफेशनल कैसे होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं कि उनके जहाँ भी ये काम करते हैं, मान लेते हैं किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके फिक्स नियम होते हैं, उसके अनुसार काम करना होता है इनको। जैसा नियम है, उसके अनुसार ही काम करना है। प्रोफेशनल ऐसे नहीं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, सब कुछ फिक्स होता है। स्थायी होते हैं, इनको आप हटा नहीं सकते, ऐसे नहीं कि 5 वर्ष में हटा दोगे मंत्री जो लोकसभा, विधानसभा मेंबर होते हैं, मंत्री होते हैं, सरकारें होती है, वो अस्थायी होता है। उनको हम 5 वर्ष में हटा सकते हैं, लेकिन इनको नहीं। कार्यकुशल होते हैं। हमारे देश में रिसोर्सेज़ कम है, कम रिसोर्सेज़ का बेहतर प्रयोग कैसे करें? ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। ट्रेनिंग देंगे तभी तो एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी यानी समाज के अंतर्गत जो रिसोर्सेज़ कम है, कम रिसोर्सेज़ का अधिकतम प्रयोग कैसे करें? भारत जैसा देश है, उसमें रिसोर्सेज़ काफ़ी कम होते हैं, तो वहाँ पर जो लोक सेवा है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमने ब्यूरोक्रेसी ये सब आता भी इसलिए कि रिसोर्सेज़ का मैनेजमेंट कैसे करें, रिसोर्सेज़ कम है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, उसके लिए तो ब्यूरोक्रेसी की हमें आवश्यकता होती है। एक स्टेटमेंट है ग्लेडेन का, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन ये फिपनर वाला आपको ध्यान में रखना है। ये कहता है कि कीस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक सेवा क्या है? क्या है सिविल सर्विस? कीस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको कहते हैं, आधारशिला है ये। प्रशासन क्या है? प्रशासन की आधारशिला है क्या? लोक सेवा। लोक सेवा के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक देश ठीक से काम करे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम करे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आगे इसकी विशेषताएँ देख लीजिए कि लोक सेवा है, उसकी विशेषताएँ कौन-कौन सी होती है। ये देखिए इसमें पहला इसमें दिया है, ये स्थायी होते हैं, परमानेंट होता है और स्थायी कार्यकाल इनका होता है, ये आपको पहला देखना है। क्या देखें इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्थायी कार्यकाल होता ही है इनका।
एक बार जॉब लग गया फिर तो परमानेंट होते ही हैं, 60, 65, 65 साल उनकी होता ही है। इसके अलावा सेकंड है इसमें पद सोपानिक सांगठनिक ढांचा, ये क्या होता है ये देखिए। इसमें ये माना जाता है कि ये ऐसा होता है, ओके, इस प्रकार का। जैसे अ, जो पद सोपानिक होता है, पिरामिड वाला होता है जो इसमें ऐसा होता है एक पद सोपानिक का कंसेप्ट क्या होता है कि इस प्रकार का एक पिरामिड होता है और नीचे की तरफ जो नंबर होते हैं वो ज्यादा होता है, संख्या यहाँ पर ज्यादा होती है। और जब संख्या ज्यादा होती है तो यहाँ पर जो शक्ति है वो भी कम होती है, और जब शक्ति कम होती है यहाँ पर तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कम होगा। यानी आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे, ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी होते हैं उनके पास पावर कम होती है, और पावर कम होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कम होगी। पावर कम क्यों होती है? क्योंकि नंबर बड़ा होता है, एक बड़ा नंबर यहाँ पर होता है, और जब एक बड़ा नंबर होता है, ये सही नहीं बना क्या? ओके, ओके, अब ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे एक बड़ा नंबर होता है, और जब संख्या ज्यादा होती है तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शक्तियां बिखरी होती है, किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है, बिखरी होती है, तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि शक्ति नहीं, पावर ही नहीं दिया। जनता ने पावर ही नहीं दिया तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि आपने ये नहीं किया? नहीं बोल सकते ना। तो बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पर अधिकारियों की संख्या कम होती जाएगी। ओके, अधिकारियों की संख्या कम होती जाएगी, और जैसे अधिकारियों की संख्या कम होती जाएगी ऊपर की तरफ पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, बिल्कुल। ओके, तो ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर वाले व्यक्ति की होती है, और ऊपर कौन बैठा है? सबसे ऊपर होते हैं। यदि हम कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद में पीएम यहाँ पर बैठे हैं। तो मुख्य रूप से अभी जो काम किए जाते हैं, एक देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। एक देश के अंतर्गत जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पीएम होते हैं। लेकिन हमारे पीएम ऐसे होते हैं, अच्छा काम होता है तो उसके लिए तो आगे आ जाते हैं कि हमने ये किया, और जब लोग मर रहे होते हैं तब आप चुनाव में बिजी रहते हैं। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या काम की होती है? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो लोग मर गए हैं उनके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल है, हमने ध्यान नहीं दिया गया, हमारी गलती है, माफी मांगनी चाहिए आगे। ओके, क्योंकि हम चुनाव में बिजी थे, हमने ध्यान नहीं दिया इन चीजों के प्रति, तो गलती माननी चाहिए जो ऊपर ही ऊपर बैठा होता है, क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। हमने उसको पावर दिया है जनता ने, और फिर जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना होगा उनको। तो सबसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो साथ में ही वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सॉरी, ऊपर की तरफ पावर ज्यादा होती है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी हमारी जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, ये सब भी बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसमें। लोक सेवा के अंतर्गत भी आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप देखोगे इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वेतन है, पेंशन है, ये सब कुछ फिक्स होता है। रिटायरमेंट कब होगा उनका, पेंशन कितनी मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी, ये सब होता है। प्रोफेशनल होते हैं ये एकदम, क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ लिखा होगा। एफिशिएंट होते हैं, सर्विसेज ट्रेंड होते हैं, काफी ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखोगे जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये फिर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं यूपीएससी वाले, और स्टेट वाले अपने अपने स्टेट के अंतर्गत चले जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग वहां पर मिलता है। तो ट्रेंड होते हैं, और ट्रेनिंग इस बात का दिया जाता है कि आपका देश का डेवलपमेंट करना है, देश में रिसोर्सेज कम है, तो आप कैसे एफिशिएंसी लाओगे अपने काम के अंतर्गत। इसके अलावा अगला पॉइंट है पॉलिटिकल डायरेक्शन इनको मिलता है। ये सब विशेषताएं है ना, लोक सेवा की विशेषताएं हो गई है, और अच्छी बातें हो गई, अच्छी बात तो छोड़ दीजिए, ये विशेषताएं हो गई। तो इसमें पॉलिटिकल डायरेक्शन उनको मिलता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। फिर नहीं देखना पड़ेगा आगे, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा, पॉलिटिकल डायरेक्शन किस प्रकार से मिलता है इनको, थोड़ा डिटेल से इसको देख लेते हैं। आगे भी इससे जुड़े हुए कई सारे पॉइंट आएंगे तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। तो एक होता है कार्यपालिका,
ओके। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी परमानेंट हो गया एक, एक हो गया अस्थायी। अस्थायी के अंतर्गत जितने भी मंत्री ये सब होते हैं, ओके, इनको हम शामिल करते हैं और स्थायी के अंतर्गत जो भी नौकरशाही बोल सकते हो या लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको आप बोल सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं? स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कार्यकाल तो होता नहीं है, 5 वर्ष थोड़ी होता है, नहीं होता है 5 वर्ष, ये परमानेंट होते हैं। और दूसरी तरफ आप मंत्री लोग देखेंगे, ये लगभग 5 साल रहते हैं या 2 बार कार्यकाल आ गया तो 10 बार रह गए। ये हट भी सकते हैं, यदि काम ठीक से नहीं करेंगे तो इनको हम हटा देंगे। अब है ना, यहाँ पर ये मंत्री बताइए, मंत्रियों को कौन चुनता है? या मंत्री जनता के द्वारा होते हैं ना ये मंत्री? क्योंकि हम देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के हम चुनाव करवाते हैं और वहाँ पर इनको चुनते हैं, ओके? तो इस प्रकार से एक मंत्री भी बन जाता है, जैसे एमएलए, एमपी हो गए, आप देखोगे वहीं से कुछ मंत्री बन जाते हैं। तो मंत्री का निर्वाचन यहाँ पर जनता के द्वारा किया जा रहा है। तो एक देश के अंतर्गत जो भी काम होता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यही मंत्री लोग होंगे, क्योंकि मंत्रियों का चुनाव हमने किया है, जनता ने चुना है कि आप हमारा काम कीजिए। तो जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मंत्री की, प्रधानमंत्री की। ओके? जो कुछ भी होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर आप देखोगे। और ये जो स्थायी नौकरशाही है, ये कैसा काम करेंगे? जैसा इनको डायरेक्शन मिलेगा। ये क्या है? पॉलिटिकल है। मंत्री लोग क्या हो गए? पॉलिटिकल हो गए। तो इनको पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है। निर्देशन मिलता है, राजनीतिक निर्देशन मिलता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप देखोगे जनता के प्रति कौन उत्तरदायी है? यहाँ पर मंत्री है। उत्तरदायी कौन है? मंत्री है। ओके? ओके। यानी ब्यूरोक्रेसी जो भी अच्छा काम करती है या बुरा करती है, इसको कुछ नहीं पता है। ओके? जैसा कहा जाएगा वैसा कर लेंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, देखा जाएगा। इनको आंसर नहीं देना है। नौकरशाही इनको नहीं बताएगी, क्योंकि जनता ने इसका निर्वाचन नहीं किया है। ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? मंत्रियों के प्रति, क्योंकि मंत्रियों से ही डायरेक्शन मिलता है। मंत्रियों से ही डायरेक्शन मिलता है किसको? ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाही को। वे वही काम करते हैं जैसा मंत्री लोग इनको कहते हैं। समझ गए मेरी बात? जैसा मंत्री कहते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी? मंत्रियों के प्रति होगी। और जनता के प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मंत्री होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि एक देश के अंतर्गत या व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, नहीं व्यवस्था काम ठीक से कर रही है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नौकरशाही की होगी या मंत्रियों की होगी? तो मंत्रियों की होगी, क्योंकि जनता ने मंत्रियों को चुना है, ना कि नौकरशाही को। पहला पॉइंट। मान लेते हैं एक स्टेट है, वहाँ पर बड़ी-सी सड़क बनाई या पुल बनाया, यदि वो गिर गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मंत्री लेंगे, क्योंकि मंत्रियों को हमने निर्वाचित किया है। हाँ, उसके बाद में मंत्री कुछ भी करे, उससे हमें क्या लेना-देना। लेकिन जनता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मंत्रियों की होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक होता है, दूसरा है व्यवस्थापिका, जिसमें हम संसद लेते हैं। और यदि यदि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मंत्री यानी कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है, तो संसद के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। ओके? संसद के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाएगा। संसद इस पर नियंत्रण करेगी। संसद के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाएगा कि उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप देखोगे लोकसभा के अंतर्गत, विधानसभा के अंतर्गत सेशन होते हैं, उनसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, निंदा की जाती है, इतना खर्च कैसे कर लिया, ये क्यों नहीं किया, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य की ऐसी ऐसे ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। तो ये बार-बार संसद क्वेश्चन पूछती रहती है मंत्रियों से कि आपने क्या कर रहे हो आप सब? तो यहाँ पर संसद के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, समझ गए मेरी बात? संसद बार-बार उनसे क्वेश्चन पूछती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो कार्यपालिका के ऊपर किनका नियंत्रण हो रहा है? संसद का भी हो रहा है।
समझ गए इतनी मेरी बात? तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये जो मंत्री लोग हैं, यदि इनको कंट्रोल किया जा रहा है कार्यपालिका के द्वारा भी सॉरी व्यवस्थापिका के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा रहा है, संसद के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये फिर अधिकारियों के कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप सब? हुँ? ठीक से काम नहीं क्यों नहीं करते हो? आप जैसा हम कहते हैं वैसा ही आप काम करो। ओके? तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट कर सकते हो कि व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा नौकरशाही पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया जाता है। संसद के द्वारा नौकरशाही पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट तो वो नहीं कर सकते। डायरेक्ट संसद का जो कंट्रोल होता है वो मंत्रियों के ऊपर होता है, यानी जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उस पर नियंत्रण करता है। उसके बाद में आप देखोगे संसद का इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके ऊपर है? नौकरशाही के ऊपर। क्योंकि संसद जैसे ही मंत्रियों को कहेगी कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, तो मंत्री कहेंगे नौकरशाही को कि आप ठीक से काम कीजिए, आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। ओके? ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो हमने देख लिया कि मंत्री है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोक सेवा अधिकारियों के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जनता उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें तो ऐसा ही कहा गया है मंत्रियों के द्वारा। तो जनता है मंत्रियों से क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि मंत्रियों इन सबको जनता ही चुनती है, ना कि अधिकारियों को। ओके? तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मंत्री लोग होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, मोटी-मोटी बात थी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और हम देख लेते हैं, वो आगे देख लेंगे चलिए। ये समझ गए होंगे बेसिक्स। अ, ओके, पॉलिटिकल डायरेक्शन समझ गए। अगला है इसमें न्यूट्रलिटी और एनोमिटी। ओके, ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इसको देख लीजिए। ओके, तो इसके अंतर्गत तटस्थता आप देख लीजिए। ओके, न्यूट्रलिटी आप देख लीजिए। तो आप देखोगे कि कई सारी सरकार आती रहती है, जाती रहती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी कभी कौन-सी आती है, कभी कौन-सी आती है। तो क्या एक लोक सेवा अधिकारी उसको उस विचारधारा के अनुसार काम करना चाहिए या संविधान के अनुसार? ये क्वेश्चन बनता रहता है कि लोक सेवा के अधिकारी है वो सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर या कमिटमेंट उनका किनके प्रति होगा? सरकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होगी, कमिटमेंट होगा या संविधान के प्रति? तो इसका यदि आपको आंसर देना हो, तो वो संविधान के प्रति होगा। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट किसके प्रति होगा? संविधान के प्रति, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया। व्यवहार में क्वेश्चन्स जैसे मेंस एग्ज़ाम में होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा से। तो वहाँ पर एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है, विपरीत में एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जनता के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी है उसको जीत दिलाई जाती है। ओके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसी आइडियोलॉजी के बेस पर हम वोट देते हैं। जैसे भाजपा है, भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी है और उसी आइडियोलॉजी के बेस पर जनता ने उनको चुना है। तो वो क्या करेगी? अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास करेगी और फिर एक लोक सेवा अधिकारियों को उसके अनुसार काम करना चाहिए। क्योंकि जो मंत्री होते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको जनता ने चुना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी शासन करेगी। तो तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी जैसा कहती है या कोई उस समय की जो सरकार होती है उसके अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारों को भी कहना होता है जनता को, जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनता उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है कि हमने कहा था आपको ये करना है, आपने क्यों नहीं किया? तो ये थोड़ा एक आर्गुमेंट दिया जाता है। लेकिन आंसर यही होगा आपको कि जो लोक सेवा है, उसका जो कमिटमेंट है, वो किसके प्रति होना चाहिए? संविधान के प्रति होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जाए, कुछ भी नहीं करना उनको, उनको काम करना है। संविधान के जो आइडियल है, जो भी आदर्श है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, बंधुत्व है, अखंडता है।
इन सबको आपको फ़ॉलो करना होगा। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, इन सब में जो लिखा गया है, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। संविधान के जो आदर्श है, उनको लागू करने का काम आपके द्वारा करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ओके, राजनीतिक जो विचारधारा है, उसके प्रति न्यूट्रल होना चाहिए। आपका जो कमिटमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होना चाहिए, संविधान के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगला इसमें दिया है अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल अभी हमने देख लिया कि लोक सेवा कार्यपालिका और उसके माध्यम से व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहती है। अभी हमने देखा ना कि जो संसद होती है, संसद उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कार्यपालिका से पूछता है कि आपने विकास नहीं किया, देश की ऐसी हालत कर दी आपने। तो फिर जो कार्यपालिका है वो लोक सेवा अधिकारियों को कहेंगे, देखिए आपकी वजह से हमें क्या सुनना पड़ रहा है, क्या-क्या बोल रहे हैं ये संसद वाले, लोकसभा वाले क्या-क्या बोल रहे हैं। तो मैंने भी यही लिखा है कि लोक सेवा कार्यपालिका और उसके माध्यम से व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहती है। ओके, ये पॉइंट आप उस समय समझ गए होंगे, 5-7 मिनट पहले हमने इस पर बात किया था। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। ये पढ़ लेना ना, जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। पब्लिक लायबिलिटी आप देख लीजिए और इनके काम क्या-क्या होते हैं। एक होता है कानून बनाना यानी नीति का निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग और एक होता है इम्प्लीमेशन। ओके, तो इम्प्लीमेंट जो किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर जिसके द्वारा लॉ मेकिंग किया जाता है। ओके, विधि निर्माण की संस्था होती है व्यवस्थापिका और उनको लागू करने का काम व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी होती है, अस्थायी होती है। स्थायी के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि धरातल पर काम करते हैं, वास्तविक जो काम किया जाता है वो स्थायी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा आप देखोगे दूसरा यहाँ पर अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें हम मंत्रियों को लेते हैं। ओके, तो मंत्री लोगों को कहा जाता है कि काम कीजिए, मंत्री तो करते नहीं हैं। कौन काम करेगा? लोक सेवा के अधिकारी है, वही काम करते हैं। तो नीति को क्रियान्वयन कौन कर रहा है? यही कार्यपालिका वाले। कौन से? अस्थायी कार्यवाली वाले हैं। लोक सेवा के जो अधिकारी हैं, वही काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। ये एक काम हो गए। दूसरा है रोल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। ओके, नीति निर्माण में भी इनकी भूमिका होती है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से देख लीजिए आप, फिर से नहीं आगे फिर से आपको बताना होगा। हाँ, यहाँ से देख लीजिए आप। प्रत्यायोजित विधि निर्माण, ओके। क्वेश्चन आए कि क्या इनके द्वारा कानून का निर्माण भी किया जाता है यानी विधि का निर्माण किया जाता है कि नहीं किया जाता है या नीति का निर्माण किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाँ, नीति का निर्माण भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कांसेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्यायोजित विधि निर्माण। आप पढ़ते हो प्रदत्त विधायन आप पढ़ते हो पॉलिटिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि व्यवस्थापिका के काम अधिक हो जाने पर व्यवस्थापिका अपने कुछ काम कार्यपालिका को दे देती है। व्यवस्थापिका के पास काम अधिक होता है, तो कानून निर्माण से जुड़े हुए कुछ काम यहाँ पर कार्यपालिका को दे देती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यही तो बात कर रहे हैं, कानून का निर्माण भी किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, यही बात है। इसी को हम कहते हैं जैसे डेलीगेशन आप देखते हो रहते हो, हमने कुछ पावर ट्रांसफर कर दिया, कुछ पावर उसको दे दिया। जैसे संसद क्या करेगी यहाँ पर एक बड़ा-सा स्ट्रक्चर बना देगी। ये ये एक फॉर्मेशन बना देगा, कोई भी लॉ है, उसका एक बड़ा-सा आउटर स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। उसके बाद में कार्यपालिका उसको डिटेल से भरेगा कि किसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस योजना में क्या करना है, इस प्रकार की नीतियाँ होनी चाहिए, डिटेल से उसको भर देता है वो। इसने केवल स्ट्रक्चर बना दिया कि ये होना चाहिए, उसके बाद में इसमें डिटेल से इन्होंने भर दिया कार्यपालिका में। और कार्यपालिका में काम कौन करेगा? लोक सेवा के अधिकारी तो करेंगे, मंत्री को थोड़ी कुछ पता रहता है ज़्यादा। काम कौन करेगा? कार्यपालिका करेंगे। तो वही बात की जा रही है कि इनके द्वारा नीति का निर्माण भी किया जाता है। आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो जाइए कि निर्माण का जो मेकिंग का काम है वो केवल व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। जब से आज के समय में पदत्त विधायन है यहाँ पर और ऐसे में व्यवस्थापिका के पास काम अधिक होने के कारण कुछ काम यहाँ पर कार्यपालिका को दे दिया है। तो यहाँ पर जो लोक सेवा के अधिकारी है, उनके द्वारा कानून का निर्माण भी किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ है तो देख लेंगे इसमें। नीति क्रियान्वयन हो गया,
कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन, तो देश का विकास हमें करना है, तो देश के अंदर कानून की व्यवस्था हो गई, ओके। और वेलफेयर से जुड़े जो भी काम किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया जाता है, वो सब काम यही लोग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, सड़कें बिछाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये काम यही लोग करते हैं। तो प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट आउट द न्यू चैलेंज, कई सारी नई नई समस्याएं आ रही है। आप देखोगे जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है उसके बाद में समाज में इनइक्वलिटी बढ़ गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जनसंख्या लगातार बढ़ी है और बीमारियाँ, बेकारी, भूखमरी, बहुत सारी समस्या एक के बाद एक समस्या आती रही है। तो उनका समाधान हम कैसे करें? जो न्यू चैलेंज आए, उनका समाधान इन्हीं के द्वारा किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है? कम रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जनता तक पहुँचाना है। इसके लिए आपको इनोवेशन करना होगा, रिसर्च आपको करना होगा, कुछ नया करना होगा। जैसे देश में किसी एक एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को नहीं मिल रहा है या उनको खाने-पीने का सामान नहीं मिल रहा है। उनके लिए आप क्या करोगे? कैसा कुछ नया इनोवेशन करोगे? रिसोर्सेज़ कम है भारत जैसे देश में या विकासशील देश जैसे देशों में रिसोर्सेज़ कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? कम रिसोर्सेज़ में अधिक से अधिक काम करना। जो रिसोर्सेज़ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे से, जिससे समाज के अंतर्गत क्या है? जस्टिस आ जाए। किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे को रिसोर्सेज इस समाज में नहीं दी, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सबके लिए काम किया जाएगा। इसके लिए उनको बार-बार रिसर्च, इनोवेशन ये सब काम करना होगा। ये क्वासी जुडिशियल वर्क भी इनके द्वारा किया जाता है। ये हमने देख लिया है, जनसंपर्क भी किया जाता है इनके द्वारा। दोस्त देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पिछली बार आया था और उसमें विशेषताएँ पूछी थी कि ब्यूरोक्रेसी की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है? तो जब पूछा जाए ना तो दिमाग लगाना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं लगाते। जैसा लिखा आता है वैसा ही समझ लेते हैं उसको, ओके। उसमें पूछी थी विशेषताएँ और उसमें लाल फीताशाही भी था, ऑप्शन हो सकता है और कोई आ जाए, औपचारिकता की अधिकता आ जाए, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये इसका डीमेरिट है, लाल फीताशाही इसका विशेषता कैसे हो सकती है? ये तो उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए उसमें भी 20-30 या 30 दिन ले लेते हैं। जैसे एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट्स हम बनवाने जाते हैं, उसकी भी कितनी आप जाओगे तहसील में जाते हो, तो वहाँ पर कितनी लंबी प्रोसेस होती है, चक्कर कटवाते रहते हैं, इधर-उधर बाबू इन सबको पैसा देना होता है, जब तो वो काम करते हैं लोग, नहीं तो लटकाते रहेंगे। तो ये क्या है, लाल फीताशाही है। औपचारिकता की अधिकता होती है यहाँ पर, रूल को ज़्यादा माना जाता है, लोग कितने परेशान हैं वो नहीं देखते हैं, गंभीरता नहीं देखते हैं, उनको नीड कितना है वो नहीं देखते हैं, बस वो तो जैसा उनको उनके नियम लिखे गए हैं कि सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ये नहीं देख रहे कि लोगों की कितनी परेशानी हो रही है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने गए और उसकी नीड बहुत ज़्यादा थी, यदि आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तो आपका जॉब नहीं लगेगा, जॉब चला जाएगा या आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। लेकिन ये सब लोग नहीं समझते हैं, गंभीरता नहीं देखते हैं। इनके लिए तो ये एक डेली रूटीन का काम हो गया है। ओके, कि लोग तो ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, तो हम क्या करें? जीना थोड़ी छोड़ दें, ऐसा इनका सोचना, समझना शुरू कर देते हैं, ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हो जाते हैं। शुरू में ठीक रहते हैं, लेकिन वही फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका कल्चर होता है, ओके? अपने आप को जो राजा समझने की, महाराज समझने की, महाराज नहीं राजा समझने जो शुरू कर देते हैं, हम ही सब कुछ है, ये लोग वो करना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो औपचारिकता की बहुत अधिकता होती है, चक्कर कटवाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे लेकिन ये लोग। लाल फीताशाही हो गई और बेझोट का एक स्टेटमेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। दोनों ही आपको पता होना चाहिए। दोनों भी नहीं तो ये तो आप देख लीजिए। ओके, ये भी देख लीजिए, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें कि कार्यों को महत्व महत्व नहीं देते हैं वो, ओके? ये देख लीजिए ऊपर वाला देखिए आप कि नौकरशाही अधिकारी परिणाम की अपेक्षा नित्य चर्चा की अधिक परवाह करते हैं, ओके? ये थोड़ा-सा स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। गर्व की भावना ये बता जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं, है ना? समझ रहे हो आप सभी, सीधी-सी बातें हैं। गर्व की भावना आ जाती है, हम ही सब कुछ है, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं है, जनता के सेवक है, हमने चुना है उनको, तो उनको तो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए ना। सेवक को कभी राजा थोड़ी बन सकता है, सेवक सेवक होता है।
ओके, सेवक सेवक होता है, हम पावरफुल होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर के जनता पावरफुल होती है, ना कि नौकरशाही, ये सब पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन जनता अपनी शक्ति कहाँ पहचान पाती है। चलिए आगे देखिए। तानाशाही है, विभागों को अधिक महत्व देना। ऊपर वाला देखिए रूढ़िवादी लिखा होगा एक, दिख रहा होगा आपको। रूढ़िवादी बीज के अंतर्गत। तो ये ये कुछ नया नहीं करते हैं, ये कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरू-शुरू में तो काम करते हैं, उसके बाद में जैसा उनका कल्चर होता है, जैसे और लोग काम कर रहे हैं, वैसा ही शुरू कर देते हैं। जैसे ये इंस्पेक्टर होते हैं, हवलदार होते हैं, ये जैसे शुरुआत में बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर आस-पास देख रहे हैं कि सब पैसे ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो फिर वो भी लेना शुरू कर देंगे, वो भी वैसा ही बन जाएँगे। तो इनका एक कल्चर होता है, ऐसा ही कल्चर उनको बना दिया जाता है और वो उसी में शामिल हो जाते हैं, वो भी उसी का एक पार्ट बन जाते हैं। सब नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिलते ही हैं, इसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मामला खराब ही देखने को मिलता है। तानाशाही यहाँ पर विभागों को अधिक महत्व देना, ओके। डिपार्टमेंट को अधिक महत्व देना, जैसे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो वो सब कुछ उसी को समझने लग जाएगा कि ये तो मेरा है, ये मेरे कंट्रोल में है। इसमें जो होगा मैं ही करूँगा, ओके? और वो दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अभी पैंडेमिक आई थी, बड़ी पैंडेमिक आई थी, तो इसमें आवश्यकता क्या है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। यदि आप बोल रहे हो एजुकेशन है, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, ओके, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अधिकारी क्या होते हैं जिस डिपार्टमेंट में होते हैं केवल उसी के लिए काम करते हैं, यही सब कुछ है, वही अपनी दुनिया समझना शुरू कर देते हैं। दूसरे का सहायता नहीं करते हैं, तानाशाही हो जाते हैं, हम ही सब कुछ है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसा-ऐसा भी आता है। ये सब क्या है? ये सब इनकी प्रॉब्लम है, डिमेरिट्स है, दोष है इसके। हाँ, ये देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्टार लगा लीजिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जो हूवर है, इनका जो स्टेटमेंट है, इनको आपको देखना होगा। हूवर का स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। दूसरा भी देखो तो देख लीजिए। रॉबसन का ये स्टेटमेंट है, ये इनकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, वो सब ये बता रहे हैं। इनको भी देखना चाहो तो देख लो आप, हैं? लेकिन ये ऊपर वाला तो अच्छे से देखना ही होगा आपको, ये भी देख लीजिए। रीडिंग लगा लीजिए इसको। नौकरशाही के गुण, तो नौकरशाही देखिए आप। देखिए ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर जैसे डेमोक्रेसी है, इसमें तो फिर भी काम कर लेती है जैसे, फिर भी कंट्रोल हो जाता है इन पर। लेकिन जहाँ पर तानाशाही व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल हो जाएगी। वो तो अत्याचार करना शुरू कर देगी, तो वहाँ पर मामला खराब हो जाता है। तो भारत जैसे हम बा देश की बात करें, तो ब्यूरोक्रेसी ठीक है एक बार, लेकिन जहाँ पर तानाशाही होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। ये काफ़ी पावरफुल वहाँ पर हो जाता है, जो कि सही नहीं है। तो नौकरशाही व्यवस्था में उसी हालत में डर रहता है, जब सत्ता किसी राजा या अधिनायक के हाथों में रहती है, जो अपनी शक्तियों का उपयोग मनमाने ढंग से कर सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जहाँ सत्ता जनता के हाथों में आ जाए, वहाँ पर कर्मचारियों के अनुत्तरदायी होने का डर नहीं रहता। ओके, तो जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब एक-दूसरे को चेक एंड बैलेंस आप पढ़ते हो, एक-दूसरे को नियंत्रित करते रहते हैं, संतुलित ये करते रहते हैं। कोई भी ठीक से काम नहीं करता तो दूसरा बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कि आप आदेश देखते रहते हो कि ये पॉल्यूशन इतना क्यों हो रहा है, ये सड़कें क्यों नहीं बन रही है, वहाँ पर लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हो आप? हुँ? प्रचार करने से फुर्सत मिले तो उनको, तो ये सब उनको आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये क्या चेक एंड बैलेंस है, संतुलन किया जा रहा है। चलिए ये हो गया इसमें। और नौकरशाही के गुण कुछ खास नहीं है। ये आप देख लेना, मॉरिसन का स्टेटमेंट है, ओके? विशेषताएँ, गुण, ये सब सामान्य सी चीज़ें हमने देख लिया, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओके? डिमेरिट्स का आपको ध्यान में रखना है कि इसकी डिमेरिट क्या है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र की कीमत है, मॉरिसन का ये स्टेटमेंट है, स्टार लगाइए इसको भी। हूवर वाला हमने ऊपर देखा था, मॉरिसन का हम देख रहे हैं। 3-4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, वहाँ में उम्मीद है कि एक आपको क्वेश्चन्स मिल जाए, ओके? इसको थोड़ा रीड कर लेना, कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए।
चलिए अभी इतना काफ़ी रहेगा। अगली क्लास में आगे बात करेंगे इसमें अभी बहुत कुछ है विकासशील समाज में लोक सेवा कैसे काम करता है। उसके बाद मेन कांसेप्ट पर हमें आना है रिक्रूटमेंट ये सब, क्लासिफिकेशन भी हमें देखना होगा उनका, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उनको, ये सब भी हमें उनको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत।